13 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल, तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में, तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 12 दिसंबर वाले टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी महाराष्ट्र कर्नाटका में रिसेंटली बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के कुछ दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। इसमें आर्टिकल 131 के बारे में हमें पता करना होगा। पहले तो आर्टिकल 131 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर किसी एक स्टेट के बीच में कोई इशू होता है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या और किसी स्टेट का विद दूसरे स्टेट के साथ, या फिर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स, तो इन स्टेट्स के अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होते हैं ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। एक महाजन कमीशन बनाया गया था 1966 में, जिसने एक रिपोर्ट बनाई थी एंड उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ हिस्सा जो था महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री का वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कर्नाटक ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो महाराष्ट्र ने कहा था कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और एक नया कमीशन बनना चाहिए। 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। उनका काम था कि कंट्री को, स्टेट्स को डिवाइड करना। इसमें मेजरली जो हमारा क्राइटेरिया था वो तो लैंग्वेज का ही था, बट उसके अलावा भी कल्चर को भी लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज को ध्यान में रखते हुए भी कुछ एरियाज़ को डिवाइड किया गया था। अब उस एक्ट के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ एरियाज़ ना लेफ्ट राइट चले गए थे। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बेलगांव के और उसके जो 10 तालुका थे ना बॉम्बे स्टेट के, वो उस समय के मैसूर स्टेट को दे दिए गए थे। कारण ये था, उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर उस रीजन के अंदर 50% से ज़्यादा जो लोग थे ना वो कन्नड़ स्पीकिंग थे। बट आज की डेट में क्या हो गया कि वहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग 50% से ज़्यादा हो गए। तो इसलिए ये इशू जो है बार बार उठता रहता है एंड इस तरह के और भी स्टेट्स के आपस में इश्यूज़ होते हैं। देन हम लोगों ने बात की थी मिलेट्स को लेकर। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है एंड हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था कि डिक्लेयर कौन करता है, UN की जनरल असेंबली डिक्लेयर करती है। और ये प्रपोजल किसने रखा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था 2013 में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को 70 नेशंस ने एक्सेप्ट भी किया था। मिलेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन में एंड इस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगी। मिलेट क्या होते हैं, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ना, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे मिलेट्स होते हैं। तो ये स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस ही होती हैं। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाए जाते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है इस चीज़ का और इनके फ़ायदे बहुत होते हैं। पहली बात तो कि ये पानी कम चाहिए होता है इनको, है ना, और न्यूट्रिशन इनका ज़्यादा होता है, सस्ते में हो जाते हैं एंड ये इनको कोई ख़ास न्यूट्रिशन वाली सॉइल भी नहीं चाहिए होती है और ये फ़ोटो इंसेंसिटिव भी होता है, यानी कि बहुत स्पेसिफिक फ़ोटो पीरियड भी नहीं चाहिए होता है इनको। वाटर कम कंज्यूम करते हैं, ड्राउट कंडीशंस में हो जाएंगे। इनका कार्बन और वाटर फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ने इनका MSP भी इंक्रीज़ किया था। इसके अलावा एक इनिशिएटिव था न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। देन हम लोगों ने बात की थी, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बात की थी कि जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कंट्री के अंदर वो इम्प्रूव होना चाहिए। इसको लेकर के एक प्रपोजल आया था। जैसे नालसा है, नालसा का काम होता है कि फ्री और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना वीकर सेक्शंस को। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इसी मॉडल के बेसिस के ऊपर हम लोगों को एक अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, जो कंट्री के पूरे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। और उसमें हाई कोर्ट के मेंबर्स वगैरह जज होंगे एंड
जो जजेस होते हैं वो उसका पार्ट बनेंगे। स्टेट लेवल के ऊपर जो अथॉरिटी बनेगी उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके जजेस भी उसके मेंबर बनेंगे। बहुत सारा फंड आता है, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि 2019-20 का जो फंड आया था ना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, 981 करोड़ आए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 84 करोड़ इस्तेमाल किए गए थे। 91% जो अमाउंट था ना वो अनयूज था। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमको एक अथॉरिटी चाहिए। फिर केसेस बहुत सारे हो जाते हैं एंड इंडिया के अंदर 20,000 हॉल्स हैं, जबकि रिक्वायरमेंट हमको 24,000 की है। 620 अभी भी रेंट किए जाते हैं। अच्छी ऑटोनॉमी मिलेगी, डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा, फंड्स को सपोर्ट करना इजी हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स को भी रखा जाएगा ताकि वो ये चेक कर सके कि फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। हमारे जुडिशरी के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो जजेस का जो इशू है, हमारे जो मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो सैंक्शन किया होता है उसका अकॉर्डिंगली पर मिलियन 10 लाख लोगों पर 50 से 70 जजेस होने चाहिए। इंडिया के अंदर वो कम है, 20 है। पैंडेमिक के दौरान हमारी चीज़ें बहुत सारी वर्चुअली होने लग गई थी, बट लिटिगेशंस जो है अभी भी टाइमली फाइनलाइज नहीं हो पाते हैं, केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा जो डिले होता है उसमें डेट्स बढ़ा दी जाती हैं। देन हम लोगों ने बात की थी चाइना का युआन वांग जो है एक सर्वेलेंस वेसल है चाइना का, वो इंडियन ओशन में दोबारा से आ गया था। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एक्चुअल में युआन वांग जो है ना, इसकी पूरी एक सीरीज़ है, ये उस सीरीज़ का 3rd जनरेशन वेसल है। 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड इनका काम होता है सैटेलाइट्स को और जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं उनको ट्रैक करना। श्रीलंका के अंदर एक हम्बनटोटा पोर्ट है जहाँ पर जो श्रीलंका ने चाइना को दे दिया 99 ईयर की लीज के लिए। बेसिकली इसको हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं। कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने बात की थी इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हमारी जो बाउंड्री है ना, कोस्टल बाउंड्री, वो 7500 किलोमीटर की है, जिसमें इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी भी है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत सारा होता है। चाइना के किसी भी इस तरह के वेसल की प्रेजेंस यहाँ पर होना हमारे लिए इज साइन ऑफ डेंजर। 2019 में भी चाइना का एक रिसर्च वेसल है शियान-1, वो अंडमान निकोबार के पास देखा गया था। अगस्त 2020 में भी जब चाइना का और इंडिया का लद्दाख पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पर भी इन्होंने अपना युआन वांग जो था उसको इंडियन ओशन में भेज दिया था। इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। हमारी एक सागर पॉलिसी है, हमारा एक मिशन सागर भी है, दोनों अलग अलग हैं। और जो यूएन के लॉज ऑफ द सी है, यूएन क्लॉज बोलते हैं इसको हम, इसको भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। एंड उसके अलावा डेटा शेयरिंग करता है। हमारे पास 2018 में गुड़गांव में हम लोगों ने एक सेंटर बनाया था, इसका नाम है इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर। ये इंडियन ओशियन रीजन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड उसके अलावा हमारे इसको पूरा हैंडल किया जाता है नेवी और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। सो दीज आर द थिंग्स, इन इशूज़ के ऊपर इंडिया ऑलरेडी काम कर रहा है एंड दैट्स इट। रिवीजन हो गया 12 दिसंबर का। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स पे। टॉपिक है हमारे पास पेंडेंसी ऑफ 5 करोड़ कोर्ट केसेस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा है। ये टॉपिक हमारे GS2 का है, इंडियन जुडिशरी से। तो ओवर 4.7 यानी कि 4.7 करोड़ से ज़्यादा, और न्यूज़ में बोला गया कि 5 करोड़ के आसपास तक के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और हमारे जुडिशरी में डिफरेंट लेवल्स पर हैं। इनमें से 87% जो केसेस है ना वो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है, 12% हाई कोर्ट में है और तकरीबन इसमें से नियरली 1,82,000 ऐसे केसेस हैं जो पिछले 30 सालों से पेंडिंग हैं। आप इमेजिन करके देखो, आप में से मोस्टली लोग राइट नाउ, हम सब लोग 30 ईयर्स के नहीं हैं, वी ऑल आर इन आवर 20s, और इतने सालों से 1,82,000 इतने सारे केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है ना, तो अराउंड 5.8 लाख केसेस हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही हैं सिर्फ, और इसमें से 1.14 फ्रेश केसेस हैं जो कि पिछले 1 साल के हैं, और मोर देन 60,000 क्रिमिनल केसेस हैं जो कि पिछले 10 सालों से पेंडिंग चल रहे हैं। देखो, आपको ना इस डेटा को याद नहीं रखना है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दिस वन, ये जो ऊपर वाला है ना, मोर देन 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। और इसमें भी आप यही लिखना कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंगली मोर देन 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशरी। अब इसका कारण क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। मेजर जो एक कारण बताया जा रहा है वो है शॉर्टेज ऑफ जजेस। जो हमारे जज होते हैं जिनका काम ही होता है केस को सॉल्व करना, फाइनल पॉइंट तक लेके जाना, दोनों साइड्स को सुनना, उनकी ही कमी है। और यही सिचुएशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी, एक्चुअली हाई कोर्ट्स में जजेस की कमी है, ये सिचुएशन हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनमें भी है। वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम बना हुआ। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक हम लोगों ने कल किया था कवर 12 दिसंबर को। इसके लिए हमारे पास नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसको हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उसके पैटर्न भी होंगे वो, तो इस इशू को तो हैंडल किया जा रहा है। सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम है कि तकरीबन 5,000 के आसपास वैकेंसीज हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है
24,000 के आसपास इतने कोर्ट की, हम लोगों ने कल भी कवर किया था ना। और इन अराउंड 22 समथिंग थाउजेंड के आसपास मतलब बने हुए हैं हमारे पास। कोरोना के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना, सारी की सारी चीज़ें डिजिटल हो गई थी। तो डिजिटल हो जाने का मतलब ये नहीं था कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। हमारे जो कोर्ट्स वगैरह थे ना, ट्रेडिशनली वो लोग 1-on-1, है ना, फिजिकल मैनर में डील करते आए थे। सडनली उन लोगों को स्विच करना पड़ा डिजिटली। उन्होंने बहुत कोशिश की, बट उसके बावजूद भी जो केसेस का डिस्पोजल रेट था ना, वो काफ़ी स्लो था। अब हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर डेटा पढ़ते हैं, हालांकि ये आपको कहीं एग्जाम में लिखना नहीं है, बट अभी सुनने के लिए सुन लो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो है मुंबई में, लेकिन इसके बेंचेस कहाँ कहाँ पर है, औरंगाबाद में भी है, नागपुर में भी है और गोवा में भी है। तो ये राइट नाउ इसमें 57 जजेस हैं और उसमें से 48 परमानेंट जजेस हैं, 9 एडिशनल जजेस हैं। सेंक्शन स्ट्रेंथ है 94 की और कितने हैं 57। आप खुद ही देख लो डिफरेंस। ये ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस हो गया, 40 से 50% का डिफरेंस हो गया। और इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो इलाहाबाद में है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ। आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना कि इलाहाबाद के अंदर कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो रिटायरमेंट और एलिवेशन वगैरह आते रहते हैं, तो नंबर फिर फर्दर गिरता भी रहता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है जजेस के अपॉइंट करने का? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको लिए हमारे पास आर्टिकल 124 है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए हमारे पास आर्टिकल 217 है। आर्टिकल 124 क्या कहता है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना है। देखो ये कॉलेजियम सिस्टम वाले टॉपिक है, हम लोगों ने कवर किया था ये पहले। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट दिस आर्टिकल, मतलब जब से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक वारंट होगा और उसमें कंसल्टेशन लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जो हाई कोर्ट के लेवल में अगर नेसेसरी लगा तो। सेम चीज़ आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और कंसल्टेशन किसके थ्रू होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र दोनों चीज़ें की जाती हैं। और ये किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन भी नहीं है इस चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरे कॉलेजियम सिस्टम आया था ना, ये 3 जज केसेस से निकल के आया था। हम लोगों ने ये आई थिंक लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो इसमें इस कॉलेजियम को बेसिकली एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक बॉडी है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं और प्लस में 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें उसके चीफ जस्टिस होते हैं, प्लस में 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उस कोर्ट की। अभी जो नेम रिकमेंड किए जाते हैं ना, इनको अपॉइंट किए जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के मामले में तो बेसिकली हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होगा ना, वो नेम्स की लिस्ट देगा, ठीक है, उसको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूव करेंगे, फिर ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना। तो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंटमेंट मिलता है ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। गवर्नमेंट का रोल होता है सिर्फ उन नाम्स को अपॉइंटमेंट करना, मतलब डिसीजन कॉलेजियम का ही होगा, गवर्नमेंट को बस उनको अपॉइंटमेंट फाइनल लेटर वगैरह प्रिपेयर करना होता है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है ना। हालांकि इट कैन ओनली गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री। अगर किसी लॉयर को हाई कोर्ट की जगह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर कर दिया जाता है तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, प्लस में ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम की हर चॉइसेस के ऊपर। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का जो डिसीजन होता है वो फाइनल बाइंडिंग होता है। मतलब कॉलेजियम ने अगर रीआइट्रेट किया, दोबारा से उन्हीं नामों को भेज दिया, तो गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है। ऑलराइट, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो हमको जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा स्पीडी करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बाय नॉट अपॉइंटिंग द जजेस, जब जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कॉमन पीपल को उनका जो अधिकार है ना जस्टिस का, न्याय का, उसको उनसे दूर कर देती है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कीवर्ड है, ये आंसर राइटिंग में यूज़ किया जाता है जुडिशरी में। आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन कीवर्ड। और कभी कभी अर्जेंट नीड भी हो जाती है हम लोगों को कि कभी क्या मतलब अभी है हमारी अर्जेंट नीड, हमारे पास रिक्वायरमेंट इतनी, हमारे सारे करोड़ों में हमारे पास केसेस पेंडिंग है कि जो, और ये जो जज टू पॉपुलेशन का रेशियो है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आज वाली वीडियो में, रिवीजन में भी किया था हम लोगों ने। इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम क्या कर सकते हैं? हमारी यूनियन गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेंटर ने कुछ मेजर सजेस्ट किए थे, जैसे कि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं ना कोर्ट के, उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दो, है ना, और इंडियन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज जो होता है ना, इसमें इनको और ऐड कर दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रिब्यूनल्स को, ताकि जो केसेस होते हैं वो डिवाइड हो जाएं। ई प्लेटफॉर्म्स, हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर हम लोग ज़्यादा ई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देंगे ना, तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर फिजिकल लेवल पे डील कर पाना आसान नहीं होता, तो वर्चुअली इन केसेस को हैंडल किया जा सकता है। तो इंडिया ने इसके लिए हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट भी आया था, जहाँ पर हम लोगों ने ई कोर्ट्स के नेशनल पोर्टल्स क्रिएट किए थे।
ADR का मैकेनिज्म होता है। ADR का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है ना, जैसे राम मंदिर का जो केस था ना, अगर आप देखोगे राम मंदिर में ADR को इस्तेमाल किया गया था। ADR में क्या किया था, उन्होंने किया था मीडिएशन करवाया था। तो देयर वर 3 पीपल, उनको बोला था कि आप दोनों केसेस से डील करो, इनसे बातें कर लो। तो ऐसे केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन था ना 50% तक कम हो गया था। उन्होंने एक ग्रुप को क्रिएट कर दिया था 3 लोगों के, इन तीनों ने इस केस को पूरा हैंडल किया था, अच्छे से समझा था, दोनों पक्षों से बात की थी कि ये चीज़ें इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ये हमें सब हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो कोर्ट का थोड़ा सा टाइम बच गया था। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक आर्बिट्रेशन भी होता है, मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन होता है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को हेल्प ली जाती है कि आप बीच में कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो, इनके क्या क्या डिफरेंसेस उनको हैंडल करने की कोशिश करो, और एम ये करो कि इस डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कर दो। और ये सभी तरह के मैटर्स, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, है ना, या फिर कोई दूसरा मैटर हो, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव दिस काउंसलिंग। तो डिस्प्यूट्स को हम लोग प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी काउंसलिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि मान लो 2 लोगों के बीच में लड़ाई ही होगी, फॉर एग्जांपल किसी का प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो गया है ना। अब वो जाते हैं पुलिस के पास, कंप्लेन करते हैं, फिर बोलते हैं हम तो केस करेंगे कोर्ट में, एंड ये वो करेंगे वो करेंगे, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो कभी कभी क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कर लो, है ना। कोई एक पर्सन पुलिस वाले को ही बोल देते हैं, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा, मान लो कोई IPS ऑफिसर हो गया, कि आप जाओ, मिलो, इनसे बैठ के बात करो, इनको वहीं पर थोड़ा समझा कर इस मुद्दे को वहीं उसी लेवल पर ख़त्म करने की कोशिश करो, ताकि दोनों जो लोग हैं जिनको भी डिमांड है इनकी वहीं की वहीं सेटल हो सके। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, इनको ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है। एक छोटा सा इसमें और एडिशन है यहाँ पर टॉपिक में, इसे बोलते हैं लोक अदालत। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो बनेगा पीपल्स कोर्ट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे लीगल सिस्टम का। ये भी एक ADR की तरह ही काम करता है। तो इसमें ना इनफॉर्मल सेटिंग होती है ना, जिसमें नेगोशिएशंस किए जाते हैं, उसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। हालांकि इसमें कोई लीगल टेक्निकलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इनका ऑर्डर फाइनल होता है और इसको भी सिविल कोर्ट के लेवल का ही माना जाता है। और जो पार्टीज़ होती है जिनका ये मुद्दा होता है, जिनका डिस्प्यूट होता है, उनके लिए बाइंडिंग हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोक अदालत के द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है ना, उसका फिर फर्दर उसके ऊपर के जो हायर कोर्ट होते हैं, आप उसमें अपील नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करके हमारे केसेस जो हैं ये 5 करोड़ की, इनको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं। सोच के देखो कि इंडिया के अंदर मान लो अगर 1 साल का टारगेट लिया जाए, हालांकि 1 साल का टारगेट के अंदर 5 करोड़ सॉल्व करना, 5 करोड़ मतलब लिखेंगे तो भी, एक बार लिखते हैं, ये 5 करोड़ है। अब आप इसको 360 से 5 से डिवाइड करना चाहो पर डे के हिसाब से भी, छुट्टियां अलग निकाल दो, तो मान लो 300 से ही कर लेते हैं, चलो अब 300 से डिवाइड कर भी लोगे तो ये बनता है भाई साहब, है ना। और इसको और फर्दर डिवाइड कर, मतलब भूल जाओ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट। दिन के हिसाब से करोगे तो लाखों के हिसाब से केसेस निपटाने पड़ेंगे, तब जाकर के 5 करोड़ पे पहुँचेंगे। तो मतलब तकरीबन 1 लाख के आसपास जजेस अगर बैठे हो ना, वो भी डेली एक केस सॉल्व कर रहे हो, तब भी हम नहीं कर सकते। हालांकि एक केस को एक दिन में सॉल्व तो किया नहीं जा सकता। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ग्रेव है एक्चुअल में, इट्स रियली मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, 2 months after notifying the new norms, wait list for adoption shrinks to 644। GS2 में सोशल इश्यूज़ में टॉपिक आता है। हम लोगों को यहाँ पर ना अडॉप्शन लॉज के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ गार्जियनशिप वगैरह होती है, एंड कितने लोग, मतलब अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस कैसा होता है। न्यूज़ ये कहना चाहती है कि कुछ नए रूल्स बनाए गए थे, उसके बाद में एक जो वेटिंग लिस्ट थी ना वो कम हो गई है। और मान लो पहले 1000 की वेटिंग लिस्ट थी, तो कुछ नए रूल्स बनाए कि भाई इतने बच्चों को अडॉप्ट करना है, तो फिर वो रिड्यूस होकर के 644 हो गई। हम लोग इसमें सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एंड कैसे ये काम करता है, इसमें एक रिपोर्ट का डेटा भी हम लोग कवर करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन देखेंगे इंडिया में क्या रूल्स हैं अडॉप्शन को लेकर। देखो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने अबॉर्शन के ऊपर टॉपिक कवर किया था, आज हम लोग अडॉप्शन पे कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए इस सिचुएशन को फर्दर और एस्केलेट ना होने दें इसके लिए। तो पहले यही जान लेते हैं कि अडॉप्शन के रूल्स वगैरह क्या कुछ होते हैं, अडॉप्शन क्या है एंड एवरीथिंग। अब अडॉप्शन का मतलब कि जैसे गोद ले लेना, है ना, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, एक औपचारिक तरीका होता है, जहाँ पर एक जो बच्चा होता है जिसके माँ बाप वगैरह नहीं होते हैं, या फिर किसी तरीके से वो अपने जो ओरिजिनल उसके जो रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनसे सब सेपरेट हो जाता है, तो वो अपने जो उसके माँ बाप जिसने गोद लिया होता है उनका एक लॉफुल चाइल्ड बन जाता है। तो इस बच्चे को सारे अधिकार मिलते हैं, सारे प्रिविलेज मिलते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके
बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसको दे सकते थे, वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स इसको देते हैं। तो इसमें जो मूल सिद्धांत है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो कहता है कि उस बच्चे के इंटरेस्ट में जो चीज़ें भी होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक फॉर्मलाइज प्रोसेस से प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसमें कुछ लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि हमारा HAMA करके एक्ट है, हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का। इस एक्ट में कोई हिंदू पेरेंट या फिर कोई गार्जियन जो होगा, दे कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन टू अनदर हिंदू पेरेंट। ठीक है, एक फैमिली ए है, वो दूसरी बी फैमिली को अपना बच्चा अगर देना चाहती है तो एज पर दिस एक्ट दे सकते हैं। अब ये जो एक्ट है ना, इट डज नॉट अलाउ द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चाइल्ड हु इज़ इन द केयर ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी या फिर किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो बच्चा ऑलरेडी किसी केयरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा ना, उनको अडॉप्ट करने की पावर इस एक्ट के थ्रू नहीं मिलती है। फिर इंटर कंट्री के जो अडॉप्शंस है ना, वो भी इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। फिर एक एक्ट है हमारे पास 2015 का है, देखो ये कितना पुराना है, 1956 वाला है, जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, उसी टाइम की बात है ये। देन वी हैव दिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। अब इसमें कुछ रूल्स भी हैं इसके, 2016 में इसके रूल्स आए थे और फिर रेगुलेशंस भी आए थे। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये लीगलाइज्ड होते हैं किड्स को अडॉप्ट करने के लिए एज पर दिस एक्ट। कोई ऑर्फन होगा, अबैंडन बच्चा होगा या फिर चाइल्ड वगैरह जो सरेंडर किया होता है ना, या फिर किसी को अडॉप्शन के लिए अलाउ किया जाता है बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस एक्ट। और ये किसके थ्रू होते हैं? जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के थ्रू। तो इस जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के अंडर एक जो हमारा गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट है 1983 का, उसमें भी क्या होता है कि जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो भी गार्जियंस बन सकते हैं फ्रॉम देयर कम्युनिटी। अब कौन से हो गए नॉन हिंदू? देखो, ये जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख होते हैं ना, ये हिंदूज़ में ही काउंट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं, वो उसके लिए कौन सा एक्ट यूज़ किया जाता है? जस्टिस जुवेनाइल का ही एक्ट है, प्लस में गार्जियंस एंड द वार्ड एक्ट 1980 को साथ में ऐड कर दिया जाता है। अब ये जो गार्जियंस वार्ड एक्ट होता है ना, इसमें इंडिविजुअल्स को लीगल गार्जियंस बनाया जाएगा, नेचुरल पेरेंट्स नहीं बनाया जाएगा। और इनकी गार्जियनशिप खत्म हो जाती है जब वो बच्चा 21 साल का हो जाता है और उस बच्चे के पास अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी आ जाती है फिर, क्योंकि ये गार्जियन वाला एक्ट है, ये अडॉप्शन वाला एक्ट नहीं है। अब हम लोग जरा इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं जिसके हम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बात की थी। तो रिसेंटली पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के ऊपर एंड लॉ एंड जस्टिस के ऊपर थी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसका नाम था रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज इन पार्लियामेंट। उन्होंने रिकमेंड किया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ना कुछ सर्वे करो और पता करो कि कितने बच्चे ऑर्फन्ड हैं, कितने बच्चे अबैंडन्ड हैं। तो इंडिया में तकरीबन 2400 के आसपास 2430 बच्चे ऐसे हैं जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। और जो नंबर ऑफ पेरेंट्स है ना डिज़ायरिंग टू ब्रिंग होम चाइल्ड इज़ ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि ऐसे माँ बाप जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनका काउंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस रिपोर्ट की और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं? तो उन्होंने कहा था कि 27,000 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स रजिस्टर्ड है विद द कारा, जो चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ना, दिसंबर 2021 तक। और 2017 में यही जो काउंट था ये 18,000 था। बच्चे हैं 2400, पेरेंट्स हैं 27,000। मतलब ये आपको पता नहीं होगा एक्चुअल में, ऐसा कभी कभी डेटा ऐसा उल्टा मिल जाता है आपको। कारा के बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये नोडल अथॉरिटी है। नोडल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल बॉडी, किस काम के लिए? इंडियन चिल्ड्रंस के अडॉप्शन के लिए। और इनका काम होता है कंट्री के अंदर और जो इंटर कंट्री के अडॉप्शंस होते हैं उस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना, उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करना। तो देयर वाज अ टोटल ऑफ 6,996 ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड एंड जो सरेंडर्ड चिल्ड्रन थे, जो कि डिफरेंट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में थे। एंड उसमें से 2430 को डिक्लेयर किया गया था कि लीगली फ्री हैं अडॉप्शन के लिए बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। तो अब अराउंड 2430 चिल्ड्रंस हैं जो लीगली अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। और इसमें से ये एस्टिमेटेड है 3.1 करोड़ ऑर्फन्स हैं इसमें से, है ना। एंड गवर्नमेंट के सेफ्टी नेट के अंदर सारे के सारे नहीं आ सकते। इनकी कंडीशंस होती हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि रेंडमली किसी भी इंसान को आप बोल दोगे कि ये अवेलेबल है, बिकॉज देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन जिनकी उम्र तो 18 से कम होती है बट वो खुद ही अडॉप्शन के लिए जाना नहीं चाहते। इट हैपन्स लाइक दिस। अभी जो वेटिंग टाइम था ना अडॉप्शन का, ये फर्दर इंक्रीज़ कर दिया गया था टू 3 years फ्रॉम 1 year पिछले 5 सालों में। जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्ट हुए 2021-22 में वो था 3,175।
जो डेटा है ना 2430 ये इंक्रीज़ होता रहता है। तो अभी ये जो हमारी न्यूज़ है ना 2 मंथ्स वाली कि भाई 2 महीने के अंदर नए नॉर्म्स आए थे तो लिस्ट जो श्रिंक होकर 644 आ गई थी, ये चेंज होती रहती है। तो आपको डेटा कभी याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक डेटा है, स्टैटिक डेटा नहीं है। क्योंकि हर दिन बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, हर दिन बच्चे ऑर्फन हो रहे होते हैं, है ना, हर दिन बच्चे अडॉप्ट भी हो रहे होते हैं। इस रिपोर्ट ने ना कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। एक मंथली मीटिंग थी जिसको डीएम चेयर करते हैं, उन्होंने कहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी भी चाहिए। इंश्योर करो कि जो ऑर्फन है, अबेंडन चिल्ड्रन जो है ना, खास करके जो बच्चे गलियों के अंदर भीख वगैरह मांगते पाए जाते हैं, है ना, इन सब बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लेके लाया जाए और इन बच्चों का अडॉप्शन करवाया जाए जितना जल्दी हो सके। क्योंकि इनको पेरेंट्स मिल जाएंगे तो इन बच्चों को खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, रहने की दिक्कत नहीं होगी, प्यार मिलेगा माँ बाप का, केयर मिलेगी, माँ बाप को बच्चों को मिल जाएगी, परिवार बन जाता है। Point should not be to track more children and put them into adoption, but not to leave children out of safety net. कितना इंपॉर्टेंट है ये, देखो, दिस इज अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। आप लोगों को इस तरह के स्टेटमेंट्स, इसको समझ जाओ, किसी ब्यूरोक्रेट की लिखी हुई स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आपका काम ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रैक करो और उनको लेके आ जाओ अडॉप्शन के लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं ना वो सेफ्टी नेट के बाहर ना जाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की एक्सरसाइज है ना, इट शुड नॉट एम टू प्रोवाइड मोर चिल्ड्रन बिकॉज सो मेनी अडॉप्टिव पेरेंट्स आर वेटिंग, बट आइडेंटिफाई करो कि जेन्युइनली विदाउट अ फैमिली या फिर पुअर पीपल जिनके बच्चे उनसे छीन लिए गए थे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मतलब मुझे तो ये लाइन पढ़ के ही बहुत अच्छी लग रही है, जिसने भी फ्रेम किया ना सेंटेंस, ये बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया गया है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दिए थे और हम लोगों ने अडॉप्शन रूल्स के बारे में भी अभी देखा। अब चैलेंजेस क्या आते हैं जब चाइल्ड को अडॉप्ट करना होता है। हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स तो इतने सारे हैं, बच्चे भी हैं, चेंज होते रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? एक तो डिक्लाइनिंग स्टेटिस्टिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल एपैथी। ये जो वर्ड पैथी होता है ना, एक्चुअली ये इसका जो रूट वर्ड होता है ये इमोशंस के साथ होता है। अपैथी मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, फीलिंग्स कह सकते हो, इमोशंस नहीं, फीलिंग्स इज ए बेटर वर्ड। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो बच्चे अडॉप्टेबल हैं और जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनमें। हम लोगों ने देखा तो ऊपर 2430 का और उसके अलावा 27,000 के आसपास पेरेंट्स थे। तो गैप इतना ज़्यादा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो चाहते हैं बच्चों को। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना कि अडॉप्शन के प्रोसेस की लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। डेटा ये बताता है कि मोर देन 29,000 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं वो 2317, यानी कि मतलब 2400 के आसपास ही है। देखो ये वाला डेटा किसी और रिपोर्ट से लिखा गया है, ऊपर जो हम लोगों ने देखा किसी और रिपोर्ट से, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है। इस तरह के टॉपिक में अगर आपको लगे कि यार एग्जाम में मैं तो लेटेस्ट डेटा लिखना चाहता हूँ, तो हमेशा ऐसे टॉपिक से ना एक लिस्ट बना लो कि जब आपका एग्जाम होगा मेंस का, उससे पहले इस लिस्ट को चेक करना, और फिर जो रिसेंट में जो डेटा आया हुआ होगा ना न्यूज़ में, उसको आप लेके जाना। और जनरली प्रेफर करना वो डेटा गवर्नमेंट के सोर्सेज से ही हो, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा ना, उनके पास जो मॉडल आंसर्स होते हैं, वहाँ पर जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से लिया जाता है। फिर रिटर्निंग चिल्ड्रन आफ्टर द अडॉप्शन। तो 2017 से 19 से कारा को ना एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से एक अवसर देखने को मिला था। अडॉप्टिव पेरेंट्स रिटर्निंग द चिल्ड्रन आफ्टर अडॉप्टिंग। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और कुछ टाइम बाद उस बच्चे को वापस से लौटा दिया। तो डेटा के अकॉर्डिंगली 60% वो बच्चे जो लौट के आए थे ना, उसमें से लड़कियां ज़्यादा थी। 24% वह चिल्ड्रन था ना जिनके पास कोई स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट थी, और बहुत सारे उसमें से ऐसे थे जो 6 साल से भी ऊपर के थे। तो बच्चे जा रहे हैं, उनको गोद लिया जा रहा है, लेकिन उनको फिर वापस से लौटा दिया जाता है। प्राइमरी रीज़न क्या था? डिसरप्शंस, है ना, इन द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड ओल्डर चिल्ड्रन टेक मच लॉन्गर टू एडजस्ट टू द अडॉप्टिव फैमिलीज। वो बच्चा उस नए परिवार के साथ एडजस्ट होने में बहुत समय लगाता है। फिर डिसेबिलिटी, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेचारे अपंग भी होते हैं, उनको वैसे हम दिव्यांग बोलते हैं। डिसेबिलिटी इन अडॉप्शन, तो सिर्फ 40 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वर अडॉप्टेड बिटवीन 2018 एंड 19। एक साल में सिर्फ 40 बच्चे जिनको किसी तरीके का कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सिर्फ 40 थे जिनको अडॉप्ट किया गया था। और ये उस तरह के उस साल में जितने भी बच्चे थे ना, उनका सिर्फ 1% था। अब आप लगा लो 4000 बच्चों का अडॉप्शन हुआ था उस साल में, और 40 बच्चे ऐसे थे जो डिसेबल्ड थे। अभी जो एनुअल ट्रेंड है ना, ये रिवील करते हैं कि जो डोमेस्टिक अडॉप्शन होते हैं ना, स्पेशल नीड्स, दे आर ड्विंडलिंग विद ईच पासिंग ईयर। कहना चाह रहे इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक लेवल में जो अडॉप्शन हो रहा होता है, खास करके डिसेबल्ड बच्चों का, वो थोड़ा सा रेशियो चेंज होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। मैन्युफैक्चर्ड ऑर्फन्स एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग।
2018 में रांची की जो मदर टेरेसा मिशनरी है ऑफ चैरिटी है, उनको पता चला था एक बेबी सेलिंग रैकेट के बारे में। अ नन फ्रॉम द शेल्टर कन्फेस्ड टू सेलिंग 4 चिल्ड्रन। नन होता है जैसे हमारे जो मॉन्क होते हैं ना, मॉन्क, उनका जो फेमिनाइन वर्ड होता है नन। तो कोई नन थी, वो बच्चों को गोद लेते थे और उसके बाद फिर वो बेबी सेलिंग रैकेट भी चलाते थे। एंड इस तरह के और भी इंस्टेंसेस देखने को मिले थे जहाँ बच्चों को भारी मात्रा के अंदर बेचा जाता था, है ना, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती थी। ये भी एक इशू निकल के आता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। देन LGBTQ+ पेरेंटहुड एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो फैमिली की डेफिनेशन इवॉल्व होती रहती है। जो आइडियल इंडियन फैमिली है, न्यूक्लियस है, वो अभी भी मतलब न्यूक्लियस फैमिली, छोटा परिवार इसको हम बोलते हैं। हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे और उनका बेटा या बेटी हो सकते हैं। ये होता है जनरली एक फैमिली के डेफिनेशन में। अब बहुत हद तक ये जो LGBTQI+ की जो मैरिजेस और रिलेशनशिप्स है ना, ये बहुत हद तक एक प्रॉब्लम बन जाती है ना। एंड खास करके फ्रॉम बिकमिंग पेरेंट्स बिकॉज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अ कपल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इज द प्रूफ ऑफ देयर मैरिज। ये लोग, अब जैसे कि कोई देयर इज़ अ गर्ल एंड शी गेट्स मैरिड टू अ गर्ल, है ना, अब इन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पा सकते क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एज़ पर द लॉ अभी डेफिनेशन ऑफ मैरिज के अंदर नहीं आता। इनको अपने मैरिज का प्रूफ देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चा जो अडॉप्ट ले रहता है ना, वो सिंगल पेरेंट को अडॉप्ट नहीं करने देते कभी बच्चा, एक मैरिड कपल को ही अलाउ करते हैं। इस तरह की जो अनफेवरेबल लीगलिटीज़ हैं, इसको फाइट करने के लिए और बहुत तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, LGBTQI+ की जो कम्युनिटीज़ हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ऐसे कुछ लॉ में चेंजेस लाए जाएँ। क्योंकि जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है गिविंग चाइल्ड इन अडॉप्शन इन हिज वेलफेयर, है ना, उस बच्चे के जो सारे अधिकार हैं परिवार को लेकर के उन सबको रिस्टोर करना। अभी जो अडॉप्शन का इकोसिस्टम है ना, इसको ट्रांजिट करने की ज़रूरत है। इसको पेरेंट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से हमें चाइल्ड सेंट्रिक पर्सपेक्टिव तक लेके जाना। इट्स अ वंडरफुल कीवर्ड, अगेन आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही सुंदर कीवर्ड है। पेरेंट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से चाइल्ड सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाना है। और हमको कैसी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा? इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, वेल बीइंग पे काम करना पड़ेगा, है ना। जो भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं सबको मिलके काम करना पड़ेगा। प्रोसेस है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री और भी अच्छे कंसर्न एक्सपर्ट्स को लेके आ सकती है इस फील्ड में काम करने के लिए। और जो भी डिफिकल्टीज़ होती हैं उनको पहले देखा जा सकता है कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड अ लॉट कैन बी डन इन दिस फील्ड। और कोशिश ये रहे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो गवर्नमेंट की सेफ्टी नेट के अंदर रहें, उनको आसानी से एक परिवार मिल जाए ताकि उनका जीवन में उनका वेलफेयर हो, उनको सारे अपने लाइफ के राइट्स उनके दोबारा से रिस्टोर हो सके। समबडी शुड बी अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ देम। दैट्स इट इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हैव द टॉपिक मिनिस्टर फ्लैग्स राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट द दलित्स। टॉपिक हमारा GS2 का है, सोशल इश्यूज़ में, और इसका कुछ पोर्शन आपके GS1 में भी काउंट होगा इंडियन सोसाइटी में। तो कुछ टॉपिक के कंटेंट होते हैं जो GS1, 2 में ऊपर नीचे मिक्स होते रहते हैं। इस टॉपिक में हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। NCRB के बारे में भी जानेंगे। अब ये एक फिगर दिया गया था NCRB के बारे में, तो फिगर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा NCRB को जान लेते हैं। वो छोटा सा ही इसके बारे में 1986 में इसको बनाया गया था। ये एक रिपॉजिटरी है, यानी कि इंडिया में जो क्राइम और क्रिमिनल्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। टंडन कमेटी आई थी टू द नेशनल पुलिस कमीशन 1977-78 में, उनके रिकमेंडेशन पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनको जिम्मेदारी दी गई है मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड जो CCTNS के प्रोजेक्ट है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की। 2009 में CCTNS आया था, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इस पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर ना 15,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट किया गया है और इसमें पुलिस के डिफरेंट जो 6,000 हायर ऑफिसेज है ना उन्हें भी कनेक्ट किया गया है। तो अगस्त 2017 में NCRB ने नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल भी लॉन्च किया था। इनका काम ही यही था कि CCTNS का जो डेटाबेस होता है ना उसमें जो क्रिमिनल सस्पेक्ट वगैरह इन सबको सर्च करना। अब इनका काम होता है नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स NDSO को भी मेंटेन करना, जिससे ये रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ शेयर करते रहते हैं। तो जो भी ऑनलाइन साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग पोर्टल वगैरह के काम भी होते हैं ना, जिसमें टेक्निकल ऑपरेशन वगैरह काम होते हैं, ये सारा का सारा भी NCRB को ही दिया गया है। अरे ये कहाँ से आ गया बीच में? ओके, स्क्रीन ही हैंग हो गई थी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस रजिस्टर किए गए थे फॉर द क्राइम अगेंस्ट
शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये नंबर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था। 2018 में 42,000 केसेस ऐसे रिकॉर्ड किए गए थे जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया था। 2020 में 50,000 ऐसे केसेस थे। तो आप देखोगे तकरीबन 8,000 के आसपास केसेस का इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। एंड जो क्राइम्स थे ना शेड्यूल्ड ट्राइब के, वो भी इंक्रीज़ हुए थे। पहले 6,500 थे, वो फिर 8,272 समथिंग हो गए थे। अब इन सब से पता चलता है कि कितने केसेस वगैरह होते हैं फॉर द क्राइम अगेंस्ट SCs एंड STs। तो हमारा SC एंड ST का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1989 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला था। क्यों? जो भी अत्याचार हो रहे होते हैं ना शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ, उनको रोकने के लिए एम इनका यही था। और जो हमारे दलित्स होते हैं ना, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाना। हालांकि वो पार्ट हैं, बट मेकिंग श्योर कि उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का क्राइम वगैरह ना हो। तो जो भी ऑफेंसेस वगैरह किए जाएंगे ना बाय द पर्सन्स अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह, है ना, उनको प्रिवेंट करने का हमारा एम है। अब एनी पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड देन कोई क्राइम वगैरह कोई ऑफेंस कमिट करता है इस एक्ट के अंदर, है ना, तो उस पर्सन को हम ऑफेंडर कंसिडर करेंगे। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति है वो SC का ही है ना, मान लो SC का था वो, और उसने किसी ST के खिलाफ कोई ऐसा क्राइम कर दिया, तो इस पर्सन को, SC वाले को, हम लोग इस प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट से डील नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उस व्यक्ति को इस एक्ट से डील किया जाएगा जो ना SC का था ना ST का था, बट इन दोनों में से किसी के खिलाफ उसने कोई ऐसा अपराध वगैरह किया होता है तो। एंड ऑल दी ऑफेंसेस लिस्टेड इन दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल। पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट ए वारंट, है ना, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है इन द केस विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है इट कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट दिस वारंट। पनिशमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम मतलब कि 6 महीने की कम से कम आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, मैक्सिमम आपको 5 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। कुछ केसेस में जो मिनिमम है उसको 1 साल तक रखा गया है, और जो मैक्सिमम है वो मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद भी हो सकती है और आपको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा केस है। इसमें UPSC वालों को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लॉ एग्जाम वाले होते हैं उनको इस गहराई में जाने की ज़रूरत है। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? इसको माना गया है अ फेल्ड एक्ट, क्योंकि एक्ट विद मैनी टीथ बट विच सेल्डम बाइट्स। कहने का अर्थ ये है, मैनी टीथ का मतलब यहाँ पर हो गया प्रावधान बहुत सारे दे दिए आपने, प्रोविजन तो बहुत सारे दे दिए, ये भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे बचा लेंगे, ये कर लेंगे, बट विद सेल्डम बाइट्स, यानी कि वो दांत दिखते बहुत हैं बट इस्तेमाल नहीं उनका, वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो एक्ट अपने में बहुत पावरफुल है, एक वेपन की तरह है, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो इसमें इट्स ए नियर कंप्लीट फेलियर इन इम्प्लीमेंटेशन। इशू ही सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन का। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स फॉर द वेलफेयर, बट दिक्कत कहाँ आती है? इम्प्लीमेंटेशन में। प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स क्या होता है? जो प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स है ना इम्प्लीमेंटेशन के, वो आते ही इसके इन्फोर्समेंट के ऊपर है। द लोवेस्ट रंग्स ऑफ द पुलिस इन द ब्यूरोक्रेसी दैट फॉर्म द प्राइमरी नोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट या पुलिस का जो ग्रुप होता है जो इनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेगा, जो एक्चुअल में SC से डील करेगा 1-on-1 फेस टू फेस, वो लोग इसको तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत बार देखा गया कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनमें भी एक अनविलिंगनेस होती है कि इस तरह के एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर ही ना करें। और आप लोगों ने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ होती है ना, वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलती होगी। कोई व्यक्ति किसी दलित को परेशान कर देना, उस व्यक्ति का केस आसानी से रजिस्टर नहीं करते ये लोग। ये रिलेक्टेंस जो है इट स्टेम्स पार्शली फ्रॉम इग्नोरेंस। ये लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। कास्ट बायसनेस है, बहुत सारे केसेस के अंदर अनविलिंगनेस जो होती है कि FIR तक पे रजिस्टर नहीं करते, है ना। अपर कास्ट के जो पुलिस वाले होते हैं वो इस तरह के केसेस को फाइल करने में काफ़ी रिलेक्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिसमें जो पेनल्टीज़ वगैरह दी गई ना बहुत सीवियर है, और इसमें बहुत सारे ऐसे अपराध है जो कि नॉन बेलेबल है ना, ज़मानत नहीं होगी उसमें, और इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है कुछ केसेस के अंदर वो 5 साल की। तो पुलिस वाले बोलते हैं भाई ये आपका केस वैलिड नहीं है। उनको पता है कि अगर मैंने इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी कास्ट लेते, कोई कास्ट A है और इसने किसी SC वाले का साथ कुछ गलत कर दिया, अभी जो पुलिस वाले के पास जाएगा ना ये SC वाला कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया था, पुलिस वाला बोलेगा नहीं भाई इस केस में मैं इसको रजिस्टर नहीं कर सकता। पुलिस वाला कोई ना कोई बहाना बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने A को रजिस्टर कर दिया और A तो अपर कास्ट का है, तो ये जो व्यक्ति है ना कम से कम 5 साल के लिए जेल जाएगा ही जाएगा। तो इस A को बचाने के लिए पुलिस वाला
खास अगर पुलिस वाला अपर कास्ट का होता है तो उस केस को कहीं ना कहीं घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं। फिर केस कभी कभी रजिस्टर हो जाता है तो उसको फॉलो अप नहीं किया जाता, है ना, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। स्पेशल कोर्ट्स की क्रिएशन की अगर बात करते हैं तो इसमें मेंशन है, एक मैंडेट है जो मेंशन किया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे इस प्रॉब्लम को अच्छे से ख़त्म करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए थे इस लॉ के अकॉर्डिंगली। कन्विक्शन की बात करते हैं, कन्विक्शन का मतलब होता है कि अपराध को साबित कर देना, है ना, जब कोर्ट फाइनली डिसाइड कर लेता है कि ठीक है आप तो दोषी हो, आपने किया था। तो इवन इफ द केसेस मेक इट टू ट्रायल, जो ये एक्ट है ना, इसमें एबिस्मल रेट्स ऑफ कन्विक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर इस स्टेटमेंट का कि जब उसका मुकदमा चल रहा होता है ना, ट्रायल चल रहा होता है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं जो ट्रायल तक पहुँच जाते हैं, बट जब फाइनल जो स्टेटमेंट आता है ना कि भाई इसको कन्विक्ट कर दिया गया, दो तरह की चीज़ होती है, एक तो कन्विक्शन और एक होता है एक्विटल। तो बहुत बार जो लोग होते हैं ना वो एक्विट हो जाते हैं, निर्दोष ही करार देते हैं कि ठीक है इस पर केस तो किया गया था लेकिन ये तो निर्दोष था, इसने तो कोई अपराध किया ही नहीं SC/STs के अगेंस्ट। फिर जुडिशियल बायसनेस भी होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, पुलिस बायसनेस, कास्ट बायसनेस, जुडिशियल बायसनेस भी होता है दलित्स के अगेंस्ट। और पता बहुत बार चलता है कि जो जज वगैरह होते हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं, मूवीज़ में ही आप लोगों ने देखा होगा ना एग्जाम्पल, उसी से पता चल जाएगा। तो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इंडिया में और कौन से दूसरे प्रोविजंस हैं इनके सेफ गार्डिंग के लिए? तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज वगैरह निकाले थे। एक तो फंडामेंटल राइट्स में इनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इनको मिले हुए हैं, है ना। 1950 में आया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस पूरे काम किया गया था। इनको रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर से कर सकें, इन लोगों को अलगाव फील ना हो। द मोमेंट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये लोग, ये जो शब्द निकल रहा है ना, ये लोग, वो अलगाव भाव से निकलता है। तो जब ये बराबर चीज़ हो जाएंगी ना, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था ना वो था ही यही, ये जो डिस्टिंक्शन फील होता है ना SCs के प्रति, STs के प्रति, और कैटेगराइजेशन कितना किया हुआ है, जनरल्स हैं, OBCs हैं, SC हैं, ST हैं, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। एवरीथिंग शुड फॉल अंडर वन थिंग ओनली, सब बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए इनको रिजर्वेशन स्टार्टिंग में दे रहा था ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, नेशनल कमीशन बनाए जाते हैं इनके वेलफेयर के लिए, जो बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो है, इसमें राइट टू इक्वालिटी की बात की गई थी। एंड कानून की नज़रों में सब बराबर रहेंगे, है ना। कास्ट के मामले में रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस, और फिर इन सब के बेसिस के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में, अनटचेबिलिटी वगैरह में, है ना, अबॉलिशन टाइटल्स में, इनमें भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स ऐड किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आप लोग कल को बनेंगे, पुलिस वाले भी आप लोग बनेंगे, आप में से कोई जुडिशरी में भी जाएगा, आप में से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बनेगा। डू मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें खत्म हो सके, क्योंकि ये छोटी छोटी वो चीज़ें होती है जो दीमक की तरह हमारे समाज को खा रही होती हैं। एंड ऐसा नहीं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना SC/ST वाले ही परेशान होते हैं, जनरल वाले भी परेशान होते हैं, और ये जो OBC वाले होते हैं ये भी परेशान होते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज परेशान हो रही होती हैं आपस में, है ना। दीज पीपल दे बिकम द विक्टिम, एंड दीज पीपल जो इनके ऊपर अपराध कर रहे होते हैं एज पर दिस एक्ट ना, कि जो SC/ST में नहीं होगा वही इन पर अपराध करेगा। तो ये तो जनरल से होगा या फिर OBC से होगा, दो ही चीज़ें बच गई ना फिर। तो ऐसी बात नहीं कि ये लोग परेशान नहीं हो रहे होते हैं, इनकी भी अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि ये जो हैबिट होती है ना फिर लोगों को परेशान करने की, ये फिर अपने इंटरनल मैटर्स में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बिकम अ गुड IPS, एंड डू मेक श्योर कि आपके कारण इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ आपका कदम उठे, ना कि इनको बढ़ावा देने की तरफ। बड़ा ही अमेजिंग सा आज का ये एडिटोरियल एक्सप्लेनर है, और इसका टाइटल है ऑन अमेंडिंग दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बिल में, और क्या इससे स्टेट्स की जो अथॉरिटी होगी उसको अंडरमाइन कर दिया जाएगा, ऑपोजिशन पार्टीज़ क्यों इस बिल के अगेंस्ट हैं, क्या कंसर्न हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। तो इस टॉपिक में जानेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, उससे पहले यही जानेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए थे, वो क्या अमेंडमेंट था, और अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। तो गवर्नमेंट 2002 के एक एक्ट को 2022 में अमेंड करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या बदलाव लाना चाहती है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही होता है एक एसोसिएशन, यानी कि एक समूह हो गया। जैसे हमारे किसान जो होते हैं, किसान मिलकर के आपस में सब एक समूह बना ले, जैसे अमूल ही हो गया, है ना। तो अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है। किसानों ने मिलकर के आपस में एक
एसोसिएशन बना लिया था। उनका सबका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि दूध को बेचेंगे और देश में फूड सिक्योरिटी को भी हैंडल करेंगे और हमारे लिए हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बेटर हो जाएगा। तो इनका काम होता है सोसाइटी के जो पुअर सेक्शंस होते हैं ना उनको सर्व करना, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B है ना, उससे पार्लियामेंट को पावर मिलती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मल्टी स्टेट का मतलब क्या होगा कि एक से ज़्यादा स्टेट्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। और इनका काम क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस वगैरह देना, है ना, ये सब चीज़ें हमें इसमें और समझना पड़ेगा। इसमें साथ में एक तो हमारे पास रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आई थी, है ना, एंड उसके अलावा मोर देन दिस गवर्नमेंट इनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के नई नई स्कीम्स लाती रहती है। अब ना एक 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ऑलराइट, ये आया था अमेंडमेंट एक 2011 में। तो इनका काम था कि हमारी कंट्री के अंदर ना इन सोसाइटीज़ के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उन सबको बहुत एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाए। तो जो 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसमें कुछ चीज़ें की गई थी। हमारा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, उसमें आर्टिकल 19 होता है, उसको अमेंड करके ना उसमें इंसर्ट किए गए थे वर्ड्स यूनियन के बाद में ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड कर दिया गया था। प्लस में पार्ट 4 में आर्टिकल 43B को भी इंसर्ट किया गया था। उसमें लिखा गया था द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and the professional management of cooperative societies। एंड पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद पार्ट 9B को इंसर्ट किया गया था। पार्ट 9B को फिर एक्सटेंड कर दिया गया था, उसमें कुछ आर्टिकल्स एक्सटेंड कर दिए गए थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमारे 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको स्ट्रक डाउन कर दिया था और कुछ चीज़ों को अपहेल्ड भी किया था, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इस एडिटोरियल के कंटेंट को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा है, क्या कहना क्या चाहते हैं हमारे जो राइटर हैं। इसके राइटर का नाम है दीक्षा मुंजाल। उन्होंने कहा कि रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर एक बिल प्रेजेंट किया गया था 7 दिसंबर को। बिल का काम था कि 2002 का जो मल्टी स्टेट, ध्यान देना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। और ऑपोजिशन ने कहा कि भाई इसको अभी राइट नाउ आप लोग जो चेंज करना चाह रहे हो तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी चली जाएगी। एक काम करो, आप इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो, स्टैंडिंग कमेटी को इसे रिव्यू करने दो। अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, तो ICA जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है ना, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था ये वही सब पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेज होते हैं जो जॉइंटली ओन किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होते हैं फॉर देयर मेंबर्स, इनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। अब इनके ऑपरेशन क्या होते हैं, मोर देन वन स्टेट में होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई FPO होगा, FPO बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही होते हैं FPOs। तो एक FPO जो है ना, जो ग्रेन्स लेगा फार्मर से फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स। अब FPO का काम क्या हो गया, अलग अलग स्टेट के किसानों से अनाज को इकट्ठा करना, फिर उसको बेच देना। FPO के अंदर सारे किसान वगैरह ही तो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया होता है। अब जब ये मल्टीपल स्टेट से अपना अनाज इकट्ठा करेंगे ना किसानों का, तो ये बन जाएंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। अब इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, वो सभी स्टेट्स का होगा, है ना, कलेक्टिवली सब मिलकर के कंट्रोल करेंगे सारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो भारत के अंदर ना 1500 के आसपास ऐसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और जो मैक्सिमम है ना वो महाराष्ट्र में है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ इश्यूज़ क्या हैं। इनका ना एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस कैरेक्टर रहा है ना, जो इनकी फंक्शनिंग के लिए ना काफ़ी क्रूशियल भी है। हालांकि HS शैलेंद्र एक प्रोफेसर हैं IRMA के। IRMA का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट का। इन्होंने ना 2021 में एक पेपर प्रेजेंट किया था। तब उन्होंने एक बात बताई थी कि जब से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ना हमारे कंट्री की प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है ना, तब से प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये लोग ना जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको सपोर्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं। हालांकि और बहुत हद तक जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ना, उनका काम होता है इन कोऑपरेटिव के द्वारा जो एनेबल्ड गवर्नमेंट्स होती है ना, इनमें कंट्रीब्यूट करना पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। अब ये कहीं ना हमारी कोऑपरेटिव्स की जो वर्किंग होती है ना, उसको डायरेक्टली इंटरवीन किया जाता है ना। और देखा जाए तो कानूनी तौर पर ये ऑटोनमस होती हैं, बट जब रूलिंग पार्टी इनको पैसा देगी, ये रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो ऑटोनमी चली गई ना, फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो अब ये क्या हो जाता है, ये पॉलिटिकल कंट्रोल का एक अपरेटस बन के रह जाती हैं। जैसे कुछ स्टेट्स में देखा भी गया था पहले, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यह ऐसा देखने को मिला था कि कोऑपरेटिव्स विच आर नॉट सपोज टू बी पॉलिटिकली कंट्रोल्ड, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज।
अब ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, इनका काम बनाया इसलिए गया था, इनका सारा का सारा जो ऑपरेशन हो ना कंट्री के अंदर वो थोड़ा ईजिली हो जाए। हालांकि IRMA के जो रिसर्चर हैं इंदिरा नील, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इंस्पाइट ऑफ देयर पोटेंशियल, इनकी क्षमता बहुत होती है, ये सारे के सारे ना बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं ट्रस्ट को लेकर के। अब ये भाई जब आप कोऑपरेशन करोगे, सहयोग करोगे, आप जब जो व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है राइट नाउ, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेशन की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो तो होता ही ट्रस्ट है, भरोसा ही होता है ना। तो अब ये ना बहुत सारे कंट्रोल्स के अंदर आ जाएंगे एज पर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगी, है ना। अब मॉनिटरिंग, इन पर निगरानी रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फंक्शन भी होता है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अगर ये बहुत ऊंचे लेवल से, खासकर जब सेंट्रल गवर्नमेंट से मॉनिटर किए जाएंगे ना, तो इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच आ जाएगी जो कि हमारे ग्रास रूट लेवल के अगेंस्ट होती है। अब मैं आपको एक नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमारा जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग से पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन ना टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था। नीति आयोग काम करता है बॉटम अप अप्रोच के ऊपर। जब नीति आयोग बनाया था ना, तो इस पर क्वेश्चन आया भी था, तभी कीवर्ड बहुत वैल्यूएबल था। अब यही चीज़ कोऑपरेटिव्स के अंदर है। कोऑपरेटिव्स तब अच्छे से परफॉर्म करेंगे जब ये बॉटम अप अप्रोच पे जाएंगे। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी ना, तो ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। 1991 के अंदर चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी थी प्लानिंग कमीशन की। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसे हम इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो रिसर्चर्स के पॉइंट उन्होंने बताया था ना कि कैसे इस एक्ट को मॉडिफाई किया जाना चाहिए, वो मॉडिफाई किया नहीं किया। तो अब देखते हैं अभी जो बिल है ये क्या बदलाव करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि इस बिल ने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में जो एक्ट में पहले जो कमियाँ रह गई थी ना, उनको हम बदलना चाहते हैं। जैसे कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से बेहतर हो पाएगा। अब ये सारे के सारे अमेंडमेंट जो लाए जा रहे हैं, इनका काम क्या होगा? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, उसको बेहतर करना। इनका इलेक्टोरल प्रोसेस, अब कोई कोऑपरेटिव्स है उनके अंदर आपस में इंटरनल तो इलेक्शन होता होगा ना, उन्हीं के इलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर करना। इनके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को और मजबूत बनाना, इनमें ट्रांसपेरेंसी लेके आना, इनमें अकाउंटेबिलिटी मतलब हो गया जवाबदेही, उसको और बेहतर करना। इन्होंने ये भी कहा इनका जो बोर्ड होता है ना, उसके कंपोजिशन में भी बदलाव करेंगे। हो सकता है मेंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा, है ना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत किया जाएगा और इनको एबिलिटी दी जाएगी, ये लोग फंड भी रेज कर सकते हैं। इस बिल ने यह भी कहा था हम एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे जो इस पूरे के पूरे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के इलेक्टोरल फंक्शंस को हैंडल करेगा। इस अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसी अमेंडमेंट को ऑब्जेक्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना मेंबर्स को। कांग्रेस के MP थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा इसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ द सेंटर, जो पावर होगी ना इनकी अथॉरिटी की, देखो इसके इलेक्शन की अथॉरिटी में बॉडी के अंदर 3 मेंबर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी की पावर तो सेंटर के पास जा रही है। अब इसके कारण इनकी जो ऑटोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका मिसयूज़ किया जा सकता है ना। अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है ना स्टेट्स का, कि जो स्टेट्स होंगे हमारे देश में, जो राज्य हैं, वो इनको वो करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ये बात हमारे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने मान्य भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये बात तो सच है, इनका रेगुलेशन स्टेट्स के थ्रू ही होना चाहिए। प्लस में अभी और भी चीज़ की जा रही है, एनवाइसेज किया जा रहा है। एनवाइसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। क्या परिकल्पना की जा रही है कि जो कोऑपरेटिव्स रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। ओके, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फंड होगा। किसके लिए? सिक MSCs के लिए, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सिक हैं, जो अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके लिए बनाया जाएगा। अब ये जो फंड होगा ना, इसमें फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा कि ये आएगी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल है, इनकी राइट नाउ जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जिनके पास प्रॉफिट आ रहा है, वो इस फंड में पैसा ऐड करते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा था कि इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो 1 करोड़ का, या फिर जितना इनके प्रॉफिट है ना, उसका प्रॉफिट का नेट, पूरे प्रॉफिट का 1% का। इस पर भी कांग्रेस के MP मनीष तिवारी ने पॉइंट आउट किया था कि इससे MSCs के ऊपर और एडिशनल बर्डन आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नेंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक, है ना, लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो बिल है उसमें कुछ प्रोविजन थे कि एक कोऑपरेशन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग CIO, और एक कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन को भी अपॉइंट किया जाएगा। अब इसमें ज़्यादा इंक्लूसिवनेस लेके आने के लिए, है ना, और रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए विमेन का, शेड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइब मेंबर्स का, उनको भी इनके बोर्ड पर लाने के लिए ये भी कुछ प्रोविजंस हैं जो इस
नए अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में बता दिया, 97th अमेंडमेंट बता दिया, मल्टी स्टेट वाला बता दिया, इश्यूज़ बता दिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है। अब जब ये बिल पास हो जाएगा, अमेंडमेंट आ जाएगा, तो उसको देख लेंगे डिटेल में। जो दूसरे वाला चैनल है मेरा जिसमें विजन की मैगजीन अपलोड होती है, उसमें ये नवंबर वाली मैगजीन नहीं, दिसंबर वाली में आएगा। खैर ये तो दिसंबर की मैगजीन रिलीज़ होगी अराउंड 20 जनवरी को। देखते हैं, उस टाइम कवर करेंगे इसको। फिर दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए एंड धीरे धीरे इसमें कल 2-3 दिन में, अब 2-3 दिन में नहीं, अब शायद 1 या 2 दिन के अंदर मैं फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दूंगा। अभी जो राइट नाउ सुन रहा है इस वीडियो को उनको बता देता हूँ, एक एथिक्स का मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन ऐड हो जाएगा इसमें अब डेली बेसिस के ऊपर। तो एक, और इसमें तकरीबन 3 से 4-5 महीने में रोज़ एक एक एथिक्स का क्वेश्चन होगा पूरा। मैं आपको क्वेश्चन एक दिन एडवांस में दिखाऊंगा, नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे। और 1 लाइनर्स आ जाएंगे अब डेली, तकरीबन 10-10 के आसपास फैक्चुअल 1 लाइनर्स जो करंट अफेयर होते हैं, जो यूपीएससी के अलावा दूसरे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। और पीआईबी का कंटेंट ऐड हो जाएगा इसके अंदर अब, है ना। इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी इसमें ऐड हो जाएगा। कई चीज़ें ऐड कर रहा हूँ अभी, आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।